गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर अनिल जैन, प्राध्यापक शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय दुर्ग, छत्तीसगढ़ में वाणिज्य विषय का प्राध्यापक हूँ। और इससे पहले 3 वीडियो के माध्यम से मैं एम.कॉम प्रथम सेमेस्टर सांख्यिकीय विश्लेषण यूनिट 2 के संबंध में निरंतर आपसे चर्चा कर रहा हूँ। आज इस चौथे वीडियो के माध्यम से मैं यूनिट 2 के पाठ्यक्रम अनुसूची और प्रश्नावली शेड्यूल एंड क्वेश्चनायर के संबंध में आपसे चर्चा करूँगा। पूर्व वीडियो में मैंने समंक, उनका संकलन, समंकों के प्रकार के बारे में आपसे विस्तार से चर्चा की थी। वीडियो नंबर 3 में मैंने प्राथमिक समंकों के संकलन की 5 विधियां आपको बताई थी, जिसमें 2 शब्द सामान्यतः बार बार प्रयुक्त हुए थे। वो 2 शब्द थे अनुसूची और प्रश्नावली। जब मैं समंकों के प्राथमिक समंकों के एकत्रित करने के प्रकारों की चर्चा कर रहा था, तो उस समय हमने आपको बताया था कि प्रश्नावली जब अनुसंधानकर्ता सूचक के पास जाकर के प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए उसको प्रश्नावली सौंपता है या डाक के माध्यम से प्रश्नों की एक सूची उसको भेजता है, इसे हम प्रश्नावली की संज्ञा देते हैं। इसी तरह प्रागणकों के द्वारा जब व्यक्ति का सूचक के पास जाकर के दिए गए प्रश्नों के उत्तर उनसे प्राप्त करके कॉलम में जब लिखता है तो उसे हम अनुसूची की संज्ञा देते हैं। आज इसी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो प्रारंभ करने से पहले मैं आपको अनुसूची और प्रश्नावली के सामान्य रूप या सामान्य चर्चा के रूप में अनुसूची और प्रश्नावली क्या है उसके बारे में बात करूंगा। अनुसूची सांख्यिकी अनुसंधान हेतु चुने गए विषय से संबंधित प्रश्नों की एक सूची, जिसमें प्रश्नों के उत्तर प्रागणकों द्वारा सूचकों से पूछ कर लिखे जाते हैं, अनुसूची कहलाती है। मैं पूर्व में भी आपको बताया कि जब प्रागणक सूचकों के पास जाकर के पूछ करके प्रश्नों के उत्तर लिखता है, तो जो प्रागणक के हाथ में जो लिस्ट या जो सूची होती है उसे हम अनुसूची की संज्ञा देते हैं। प्रश्नावली सांख्यिकी अनुसंधान हेतु चुने गए विषय से संबंधित प्रश्नों की एक ऐसी सूची जिसमें प्रश्नों के उत्तरों के लिए रिक्त स्थान नहीं होता है, परंतु उत्तर अलग कागज पर लिखे जाते हैं, प्रश्नावली कहलाती है। प्रश्नों के उत्तर, प्रश्न दिए जाते हैं सूचक को और उनके उत्तर जब लिखवाए जाते हैं तो इसे हम प्रश्नावली की संज्ञा देते हैं। तो मोटे तौर पर अनुसूची और प्रश्नावली में अंतर को समझना होगा। मैं अनुसूची, प्रारंभ में अनुसूची और पश्चात में प्रश्नावली को बोल करके इनमें अंतर को स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा, संभवतः आपको समझ में आएगा। अनुसूची अध्ययनकर्ता क्षेत्र में जाकर साक्षात्कार द्वारा स्वयं इसे भरता है। प्रश्नावली डाक द्वारा प्रेषित की जाती है, इसे सूचनादाता स्वयं भरता है। अनुसूची सूचनादाता से आमने सामने का प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया जाता है। प्रश्नावली प्रत्यक्ष संपर्क नहीं होता, डाक द्वारा भेजी व वापस की जाती है। अनुसूची सभी स्तर के लोगों से सूचनाएं प्राप्त करना संभव होता है। प्रश्नावली केवल शिक्षक व्यक्तियों से ही उत्तर प्राप्त करना संभव होता है। अनुसूची
अनुसूची एक प्रपत्र होता है, इसमें स्थान छोड़ना आवश्यक है। प्रश्नावली में उत्तरों के लिए रिक्त स्थान छोड़ना आवश्यक नहीं है। सामान्य भाषा में हमने अनुसूची और प्रश्नावली के अंतर को समझा। अनुसूची और प्रश्नावली में आप किसी प्रकार से कंफ्यूज ना हो, इसके लिए एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगा कि जब प्रागणक एक फॉर्मेट लेकर के सूचक के पास जाकर के उसमें लिखे हुए प्रश्नों को बोल कर के भरवाता है, प्रागणक भरता है, तब उसको हम अनुसूची शेड्यूल की संज्ञा देते हैं। प्रश्नावली सूचक से भरवाई जाती है। इसके बाद दूसरा बिंदु, प्रश्नावली तैयार करना, ड्राफ्टिंग ए क्वेश्चनायर। एक प्रश्नावली तैयार करने के लिए बड़ी कुशलता की आवश्यकता होती है। यदि प्रश्नावली प्रॉपर या ठीक नहीं होगी तो उत्तर देने वाले सूचक को उसमें भारी परेशानी का सामना करना होगा। तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि प्रश्नावली तैयार करते समय किन किन बातों को हमें ध्यान में रखना होगा। जैसा कि अपन जानते हैं कि प्रश्नावली तैयार करना एक विशिष्ट कला है। प्रश्नावली की रचना करते समय सामान्यतः हमें इन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। हर एक व्यक्ति अच्छी कुशल प्रश्नावली तैयार करेगा, यह आवश्यक नहीं है। अनुसंधानकर्ता को अपने अनुसंधान कार्य की प्रकृति को देखते हुए एक व्यवस्थित प्रश्नावली को तैयार करना चाहिए, जिनमें सामान्यतः निम्न बिंदुओं का समावेश यदि होगा तो उसे हम एक अच्छी प्रश्नावली की संज्ञा दे पाएंगे। तो प्रश्नावली तैयार करते समय पहला पॉइंट है अनुसंधान के उद्देश्य का स्पष्टीकरण। हम क्या अनुसंधान कर रहे हैं और इस अनुसंधान करने के पीछे क्या उद्देश्य है, इसका अनुसंधान के उद्देश्य का स्पष्टीकरण होना चाहिए। प्रश्नों की संख्या सीमित होनी चाहिए। जितने ज़्यादा प्रश्न होंगे उसमें प्रश्न के उत्तर देने वाला उसमें परेशानी का सामना करेगा। अतः ऐसी स्थिति में हमें प्रश्नों के उत्तरों की संख्या सीमित रखना होगी। प्रश्नों की प्रकृति, प्रश्न सरल, स्पष्ट एवं सूक्ष्म होने चाहिए। लंबे प्रश्न, जटिल, बहुअर्थी नहीं होने चाहिए। प्रश्न ऐसे होने चाहिए जिनके उत्तर सीमित रूप में दिए जा सकते हैं, अनिश्चितता उत्पन्न करते हों, शायद, प्रायः, कभी कभी का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए। और प्रश्नों के उत्तर में हाँ या नहीं, गलत या सही आदि के रूप में जानकारी प्राप्त करना चाहिए। ये प्रश्नों की प्रकृति होनी चाहिए। प्रश्नों का क्रम हम साधारण रूप में जानते हैं कि प्रश्नों का क्रम सुनियोजित और स्पष्ट होना चाहिए। जैसे कि प्रश्न क्रमशः ऊपर से नीचे की ओर और कम से अधिक की ओर जानकारियों के संबंध में बढ़ते हुए होना चाहिए। वर्जित प्रश्न, ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर देना सूचक को संभव नहीं है, ऐसे प्रश्नों का उल्लेख प्रश्नावली में नहीं होना चाहिए। कई प्रकार के प्रश्न ऐसे होते हैं जिससे सूचक की भावनाओं को ठेस लग सकती है, तो ऐसे प्रश्नों को प्रश्नावली में स्थान नहीं होना चाहिए। प्रश्नों की भाषा साधारण हो, प्रश्नों की भाषा ऐसी हो जो संबंधित व्यक्ति को आसानी से समझ में आए। स्थानीय भाषा में यदि प्रश्नावली होती है तो वह अधिक सुयोग्य होती है और अधिक समझने योग्य होती है। इसके बाद एक बिंदु है क्रॉस जांच। ये क्रॉस जांच क्या है?
प्रश्नावली में ऐसे प्रश्नों का समावेश भी होना चाहिए जिनके उत्तरों की सत्यता की क्रॉस जांच की जा सके। माने उत्तर सही है कि नहीं, एक बार उसकी क्रॉस जांच होनी चाहिए। प्रश्नावली भरने संबंधी आवश्यक निर्देश, जिससे प्रश्नावली को भरवाया जा रहा है उसके लिए विस्तृत निर्देशों का समावेश भी प्रश्नावली तैयार करते समय ध्यान में रखने की आवश्यकता है। प्रश्नावली की बाह्य आकृति, प्रश्नावली के गठन में विशेष सावधानी रखना चाहिए। उत्तर लिखने के लिए पर्याप्त स्थान छोड़ना चाहिए। प्रश्नावली आकर्षक होनी चाहिए। कागज मजबूत हो, सुंदर हो, अच्छा हो, जिसे लिखने में सरलता हो, ऐसी बाह्य आकृति प्रश्नावली की होना चाहिए। और आखिरी बिंदु है पूर्व परीक्षा व संशोधन। प्रश्नावली बनाने के बाद एक बार कुछ सूचकों से विभिन्न प्रश्नों का पहले ही परीक्षण कर लेना आवश्यक है। फिर अनुभव तथा कठिनाइयों के आधार पर प्रश्नावलियों में आवश्यकता अनुसार संशोधन कर लेना चाहिए। मीन्स प्रश्नावली बनाने से पहले एक दो सूचकों को प्रश्नावली भरवाना चाहिए, उनको प्रश्नों के उत्तर देने के लिए बोलना चाहिए। उसमें जो कठिनाइयाँ हो रही हैं उनको अपने को समझना चाहिए, और समझने के बाद यदि आवश्यक हो तो प्रश्नों के क्रमों में, प्रश्नों के जानकारियों में हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये प्रश्नावली तैयार करने के संबंध में आपसे मैं चर्चा किया। अच्छी प्रश्नावली के गुण। अच्छी प्रश्नावली क्या है? अच्छी प्रश्नावली में क्या क्या गुण होने चाहिए, इस संबंध में भी बहुत साधारण से बिंदु हैं जिन पर हम आपका ध्यान इंगित करेंगे। तो पहला है अनुरोध पत्र। जिस व्यक्ति से, सूचक से हम प्रश्नावली जिसको हम भेज रहे हैं, उस प्रश्नावली के साथ एक अनुरोध पत्र को भी संलग्न करना आवश्यक है। उसमें यह अनुरोध करना होगा कि मैं किस पर्पस से, या अनुसंधानकर्ता किस पर्पस से समंकों का संग्रह कर रहा है, और उनसे अनुरोध किया जाए कि आप इस प्रश्नावली के में दिए गए प्रश्नों का विधिवत जवाब दे करके जो वापसी की प्रक्रिया आपने निर्धारित की है उसमें प्रश्नावली को वापस करने का निवेदन होना चाहिए। प्रश्नों की संख्या। आप जानते हैं कि जितने अधिक प्रश्न होंगे, प्रश्नों के उत्तर देने में सूचक को तकलीफ होगी। अतः सारगर्भित और जिनसे अनुसंधानकर्ता के अनुसंधान का उद्देश्य पूरा होता हो, ऐसी स्थिति में प्रश्नों की संख्या ना कम होना चाहिए ना ज़्यादा होना चाहिए। प्रश्नों की संख्या अनुसंधानकर्ता के अनुसंधान की प्रकृति को ध्यान में रख करके ही साधारणतः प्रश्नों की संख्या का निर्धारण किया जाता है। संक्षिप्त, स्पष्ट तथा सरल प्रश्न। प्रश्न स्पष्ट हों, प्रश्न सरल हों, प्रश्न संक्षिप्त हों। अनावश्यक बातें जिससे सूचक को जानकारी देने में तकलीफ हो, ऐसे प्रश्नों का समावेश नहीं किया जाना चाहिए। प्रश्नों को छोटे रूप में हाँ या नहीं, सही या गलत, इस बारे में जब प्रश्न पूछे जाएंगे तो निश्चित रूप से सूचक उसके जवाब देने में सुविधा महसूस करेगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्नों को पूछते समय वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का समावेश होना चाहिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न मीन्स किसी भी प्रश्न के 4 ऑप्शन रहें, 4 विकल्प रहें और उनमें वह भरे तो उससे ज़्यादा सुविधाजनक होगा। प्रश्नों का उचित क्रम भी हम जानते हैं, प्रश्नों के उचित क्रम होते हैं। यदि कोई प्रश्न जो तीसरे नंबर पर है उसको आप छठवें में पूछोगे, छठवें नंबर का तीसरे नंबर में पूछोगे, तो जब क्रम व्यवस्थित होगा, अनुसंधानकर्ता को जब सारणीयन और समंकों का संकलन करके उनका वर्गीकरण करना होता है, तो यही प्रश्नावली के बिंदुओं के आधार पर उसको आगे का काम करना सुविधाजनक होता है। अतः प्रश्नों का उचित क्रम होना चाहिए। व्यक्तिगत प्रश्नों का ना होना। सूचक के लिए जिनसे प्रश्नावली के माध्यम से उत्तर हम प्राप्त कर रहे हैं, उनसे व्यक्तिगत प्रश्नों का ना होना। उनकी जाति, उनके धर्म, उनके परिवार की स्थिति, उनके बैंक खातों के विवरण इत्यादि के संबंध में व्यक्तिगत प्रश्नों से का निषेध करना ही श्रेष्ठ होता है।
इसके बाद खोज संबंधी प्रश्न, प्रश्न अनुसंधान से प्रत्यक्ष रूप में या अप्रत्यक्ष रूप में संबंधित हों, परंतु सूचक की योग्यता या शक्ति के बाहर के न हो। गणित गणना को टालना, प्रश्नों के ऐसा होना चाहिए जिसमें गणितीय गणना ना हो, क्योंकि सामान्यतः सूचक प्रश्नावली के द्वारा गणितीय गणनाओं से बचता है। हर एक प्रश्नों के उत्तर देने वाले व्यक्ति से गणितीय गणना नहीं हो पाती है, तो यदि आप उनके गणितीय गणना की संबंधित प्रश्न पूछेंगे तो उनके उत्तर प्राप्त होने में निश्चित रूप से परेशानी होगी। अतः अच्छी प्रश्नावली के एक गुण के रूप में यह है कि गणितीय गणना को अपने को टालना चाहिए और उत्तरों के लिए पर्याप्त स्थान, जिन प्रश्नों को आप पूछने जा रहे हैं या जिन प्रश्नों के उत्तर आप चाहते हैं उनको लिखने के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए। यदि अपर्याप्त स्थान होगा तो ऐसी स्थिति में प्रश्नों के वास्तविक उत्तर प्राप्त नहीं होंगे और नहीं होने से अनुसंधान में आगे समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा यदि हम देखें तो प्रश्नावली की रचना प्रविधि को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। 3 भाग, जिसमें अनुसंधान का उद्देश्य, आवश्यक निर्देश, सहभागी पत्र, अनुगामी पत्र, दूसरा हो सकता है उपयुक्त प्रश्न पूछे जाएं, और तीसरा प्रश्नावली की बाह्य आकृति। इन 3 रूप के माध्यम से एक अच्छी प्रश्नावली का निर्माण किया जा सकता है। इसके बाद प्रश्नावली का नमूना, आपके सामने जो नोट्स इस वीडियो में चल रहे हैं उसमें हमने एक प्रश्नावली का नमूना भी प्रस्तुत किया है। वो नमूने में प्रश्नावली के द्वारा जिस सूचक से सवालों के जवाब, प्रश्नों के उत्तर पूछे जाते हैं, उनका नाम, स्थानीय पता, आयु, लिंग, वैवाहिक स्थिति आदि, आर्थिक दशा, अध्ययन संबंधी बातें, ये समस्त का हमने उल्लेख किया है। उसको आप देख करके एक सामान्य प्रारूप के रूप में उसका उपयोग कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से, ये 4थे क्रम का वीडियो है। आप यदि निरंतर 1 से लेकर के 4 वीडियो का अध्ययन करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि सांख्यिकीय समंकों के संबंध में आपके कॉन्सेप्ट, आपकी विचारधारा निश्चित रूप से पुख्ता होगी और आपको इस विषय के संबंध में ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच।